So I actually gave this this very answer. example. It is a in the perfect answer of answer. that question. It is a perfect answer for that question. मेरी सैलरी थी 9,000 रुपये महीना, हाँ, 8,333 हाँ, टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज. हम्म. तो और उसमें भी उन्होंने And मेरे which से year was that? 2011 या 12. Okay. उसमें भी उन्होंने मेरे से बॉन्ड भरवा लिया अच्छा. कि तुम जाओगे नहीं 1 साल पहले. बट मेरे को था कि यार सीखना तो है, और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था मेरे को, बिकॉज कॉलेज में तो मैंने धंधा ही किया था. हाँ. तो मैं घुस गया. एंड इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो कंजम्पशन लेड है. तो 60% ऑफ आवर जीडीपी इज कंजम्पशन ड्रिवन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Right. And for that, I think credit is playing a very important role. So Zet is an app for anyone to sell loans and credit cards. Right. नमस्ते इंडिया, वेलकम टू सेव विद आशुतोष. आज हमारे साथ मनीष हैं जो कि जेट के फाउंडर हैं, और उनसे काफ़ी अच्छी लर्निंग्स हमें आज मिली हैं. माइंडफुल स्पेंडिंग मतलब कि बेफजूली का खर्चा नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच होनी चाहिए अपने स्पेंडिंग पे. दूसरा, आप अगर प्राइवेट जॉब में हो या किसी भी अलग टाइप के बिजनेस में हो तो आपके पास मिनिमम 18 मंथ्स का रनवे होना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को उसी पेस पे रन कर सको. तो चलिए और सुनते हैं मनीष से. Thank you Manish bhai, thank you so much for coming. तो for the audience, ताकि आपको अच्छे से लोग जान लें, so we would like to know about you, your journey so far, and we'll start it from the top. मतलब even आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा बचपन गया, कहाँ से पढ़ाई करी, वो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ. नॉर्मल बचपन रहा है. स्कूलिंग जयपुर से ही हुई है, कॉलेज भी जयपुर से ही हुआ है. ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली. तो जो रिसोर्स क्रंच होते हैं और उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हो, वो आई हैव सीन दिस थ्रू आउट. तो दैट हैज हेल्प मी अ लॉट. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप तभी सीखते हो जब आपके पास रिसोर्स क्रंच होते हैं. तो नॉट अ वेरी लाइक बहुत एफ्लुएंट बचपन नहीं रहा, बट जितनी नीड्स होती थी कैसे लड़ झगड़ के मैनेज हो जाता था, बट फाइट मारनी पड़ती थी. तो ऐसा ही रहा है बचपन. और तभी से मतलब ये था कि यार टू ब्रेक दिस, दो ही चीजें होंगी, या तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी जॉब लगे या फिर खुद का बिजनेस हो. मेरे फादर बिजनेसमैन ही थे, तो मेरा थोड़ा सा रुझान जो था वो बिजनेस की तरफ ज्यादा था. मेरा इंटरेस्ट भी बिजनेस की तरफ ज्यादा था. दूसरा, मैं एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो मुझे पता था कि यार अगर मेरे को बहुत पढ़ना पड़े और उसके लिए बहुत बड़ी जॉब बने तो शायद वो मेरे लिए डिफिकल्ट बात था. तो आई थॉट कि बिजनेस could be the way for me to basically break this. And फाइट हमेशा ये रहती थी कि यार सेल्फ सस्टेनेबल होने चाहिए, तो फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होने चाहिए आप. मतलब एट अ पॉइंट जहाँ पे आपको शायद पैसे के लिए काम ना करना पड़े. वो आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी बिग अर्ली. You have to reach to that stage where you don't have to work for money. That is the time when you actually discover stuff, right? Ki what is your real passion. So then I thought ki business is the way. So I started doing business when I was 15. अच्छा. Start. तो उस time पे भी I helped my father a lot. तो किस चीज का बिजनेस था फादर? So he was a contractor. अच्छा. Government contractor. The point was that business was not doing very well. तो जयपुर में क्या होता है, जैसे किसी भी एक सिटी में अच्छी लोकेलिटी होती है, पॉश लोकेलिटी जिसको अपन बोलते हैं. तो जयपुर में भी एक ऐसा मेन पॉश एरिया था फॉर बुक्स एंड स्टेशनरी. वहाँ पे वी यूज्ड टू हैव अ शॉप, बट नो वन, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे थे हम लोग किसी भी तरीके से. तो आई थॉट मे बी आई कुड डू समथिंग. तो मैंने कुछ पैसे उधार लिए मेरे रिलेटिव से. तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन 11th मैंने मेरे रिलेटिव से पैसे उधार लिए और उस शॉप में रिचार्ज बेचना शुरू किया. मोबाइल रिचार्जेस. क्या 'ईयर था वो? 11th क्लास में
2004-5 अच्छा 2004 2004 होगा 5 होगा उसी ड्यूरेशन में होगा। तो मतलब वहाँ से एक वो होता है ना, कस्टमर्स आते हैं, बात करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या कुछ और कर सकते हो, तो वहाँ से वो लर्निंग शुरू हो गई कि इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बट उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता था वो ये होता था कि आपको सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है, कहाँ से बेस्ट प्राइस मिलेगा, Right. मनी रोटेशन होता है, आपको पता, तो वो सब चीज़ें आप सीखने लग जाते हो धीरे धीरे। तो फिर वहाँ एंड द आइडिया वॉज कि यार इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे और सबको रिचार्ज कराने होते हैं, तो हम ही कर देंगे। तो स्टूडेंट क्राउड पे मेजर स्टूडेंट क्राउड ही था मेनली। फिर वहाँ से सिम बेचना शुरू किया। अच्छा, फिर ये समझ में आया कि यार जब इतने स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं तो हम बुक्स भी बेचना शुरू कर देते ये हैं। आइडिया सही है। तो एक्सपेंशन ऑफ टैम तो वो वैसे शुरू हुआ। तो Right. सी फंडामेंटली ना बिजनेसेस आर सेम, हाँ। वो स्केल का फर्क होता है, और बट मेरे को लगता है फंडामेंटल्स किसी भी लेवल पे चेंज नहीं होते। तो एक्चुअली ये स्टेशनरी पहले बेचना शुरू किया था, एंड माय फादर वाज अगेंस्ट ऑल ऑफ इट। अच्छा, लाइक भाई तू पढ़ाई वढ़ाई कर, ये कहाँ दुकानदारी में लग गया। बट दैट यूज्ड टू गिव मी अ लॉट ऑफ फन, सो आई यूज्ड टू डू दैट। तो स्टेशनरी शुरू किया, फिर बुक शुरू किया। अच्छा, तो 2-3 साल उसी में निकल गए मेरे, वो सेटअप करने में। पढ़ाई भी चल रही थी, बट वो एक तरीके से मतलब साइड में थी, मेन तो ये हो गया था। एंड फिर ऐसा होता था कि मतलब पीपल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी विद दैट शॉप, नॉट माय फादर। तो अगर कोई आता था तो बोलते थे मनीष का है, मनीष से डील करेंगे, मनीष से ही बात करेंगे। आई वाज रनिंग एवरीथिंग। तो किस तरीके से मैनेज होता था, मतलब जैसे आप स्कूल गए हुए हो तो तब कौन बैठता था दुकान पे? तब बैठते मेरे फादर ही थे, बट मैं स्कूल से सीधे दुकान ही आता था। अच्छा, मेरा लंच बॉक्स भी दुकान पे ही आता था और फिर मैं सीधे रात में ही घर जाता था। सही तो सही। मैं एकदम वैसी वाली लाइफ जी रहा था, एंड मेरे को मजा आ रहा था बहुत। लोगों को लग रहा था बेचारा बच्चा है, इतनी मेहनत कर रहा है ये वो, बट मेरे को एक्चुअली अंदर से बहुत फन फील होता था। तो आई थिंक दैट्स व्हेन आई डिस्कवर कि यार तो आपको कुछ बिजनेस करना है तो वैसे ही करना है। तो बिजनेस इंस्टिंक्ट आपको इंस्टेंट बेसिकली आपको अपने फादर से मिली? हाँ, मतलब आई डोंट नो कहाँ से ये आया, बट जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि यार न्यूज़पेपर में ना हर साल 2 टाइप के लोगों के फोटो आते थे। एक तो वो जिन्होंने टॉप किया है, और एक वो जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जैसे सीईओ वगैरह होते हैं, इनके इंटरव्यू आते थे। तो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड by reading articles of people who were building something or who were at a top position at something. Although my family used to say कि यार टॉपर्स की फोटो आती है, तुम्हारी कब आएगी, बट मेरा फैसिनेशन किसी और, तो मेरे को मतलब बहुत ही नेचुरल था, मतलब बहुत ही शुरू से पता था कि यार आई विल एंजॉय डूइंग बिजनेस अ लॉट। उसमें बियॉन्ड दैट आई विल डिस्कवर, बट दिस वाज वेरी क्लियर कि दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू। गॉट इट। स्कूल का नाम क्या था आपके? एयरफोर्स स्कूल था। अच्छा, 11th-12th में। कौन सा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? यार ये तो बहुत ही, एक्चुअली मैं पढ़ाई में इतना अच्छा था ही नहीं, तो मेरे को सारे ही अच्छा, तो फिर सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा लगता था? नहीं, एक्चुअली खराब मेरे को मजा तो फिजिक्स में आता था, इसीलिए मैंने शायद साइंस मैथ्स ली, और इसीलिए कि मेरे को फिजिक्स पढ़ने में तो मजा आता था। तो आई थिंक फिजिक्स शुड बी माय बेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। मतलब मन करता था पढ़ने का? हाँ, मतलब उसमें मेरे को इतना ट्रबल नहीं होगा जितना बाकी सब में होगा। हाँ, बट फिजिक्स यूज्ड टू बी द सब्जेक्ट। और फिर जब शॉप चल रही थी तो शॉप मतलब तो आपने उसको कंटिन्यू किया या कॉलेज गए? कॉलेज गया तो भी कंटिन्यू किया। तो कॉलेज में तो इनफैक्ट डबल की मेहनत, क्योंकि तो मेरा कॉलेज JECRC करके है जयपुर में, JECRC फाउंडेशन, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की है। तो कॉलेज होता था 18 किलोमीटर दूर घर से। तो आप डे स्कॉलर थे? डे स्कॉलर था। तो मैं बाइक से जाता था 18 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ से वापस आता था, फिर दिन भर शॉप पे, और फिर रात में घर पे। तो रात में ऐसी सीन होती थी कि अगर मैं घर पहुँचा और 15 मिनट में खाना नहीं आया तो आई विल स्लीप इररिस्पेक्टिव। तो मतलब वो 15 से आधे घंटे का स्लॉट है जिसमें खाना मिलना चाहिए, जो भी करना है घर के अंदर करना है, उसके बाद मैं नहीं जग पाऊंगा। तो इट वाज लाइक दैट। तो मतलब हार्ड वर्किंग काफ़ी था। मतलब मुझे अभी भी याद है कि
जब कॉलेज में सब मुझे वैसे ही बोलते थे कि मैं मेरे एक फैकल्टी से भी ये बात करता था कि सर आपके जो बच्चे उनको रेकमेंड कर दो कि वो इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में वो होता है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, एक सब्जेक्ट होता है जिसमें वो शीट होल्डर, ड्राफ्टर और काफी हाँ, सारी हाँ, स्टेशनरी होती है। वो यहीं से लें। तो मेरा काम यही होता था कि मैं बेचने जाता था कॉलेज में। मेरी सारी फैकल्टीज जो है उनको पता था कि यार कॉलेज की सही। स्टेशनरी तो मनीष की दुकान से ही आनी है। हाँ, तो मेरी सारी फैकल्टी मुझे जानती थी, क्योंकि मैं हाँ, सबको ये बेचता रहता था कि अगर आपने अपनी क्लास की स्टेशनरी वहां से नहीं खरीदवाई हाँ, तो मेरे सारे टीचर्स मेरी दुकान पे आते थे शाम को कई बार, जब भी उनका सिटी में चक्कर लगता था। तो मेरा मतलब अलग ही लेवल का वो बन गया था कॉलेज में। इनफैक्ट आई रिमेम्बर वेरी फनी, मतलब फैकल्टी मेंबर्स मुझे मनीष जी बोलते थे क्योंकि वो बिजनेस वाला उनको लगता था मैं दुकानदार हूँ। तो फिर हमारे कॉलेज के जस्ट बाहर एक शॉप खुली स्टेशनरी की, तो उसको मैं सप्लाई करता था। तो मतलब तो वो अल्टीमेटली वो पूरे वहां पे मनीष जी वैसे चल गया था। तो इट वाज सो फनी। बट व्हाट आई वाज सेइंग इज कि यार हार्ड वर्क तो होता है। कि ऐसा होता था कि जब सैटरडे संडे को बच्चे घूमने निकले हुए हैं या फिर जब बातें हो रही हैं, ये वाला ट्रैक सुना क्या, ये वाली चीज़ किया गया, तब मैं 15-15, 20-20 किलो के वो रजिस्टर के वो लेके और 3-3 किलोमीटर वॉक करता था। बिकॉज टू बिल्ड अ बिजनेस इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। और हम जिस मार्केट में थे वो बहुत कॉम्पिटिटिव था। तो एवरी पेनी यूज टू मैटर, एवरी पेनी। तो टू सेव दैट कॉस्ट आई यूज टू समटाइम्स कैरी 15-15 किलो के वो रजिस्टर के वो होते थे बंडल्स, वो उठा के and I used to carry from that distributor to our shop in front of my college juniors sometimes. तो मतलब या फिर ऐसा भी होता था कि आपको कभी कभी एज अ शॉपकीपर आपके कॉलेज जूनियर्स जा रहे हैं और आपको आवाज लगा के बुलाना पड़ता है कि आप यहाँ से ले लो। तो बट यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू डू व्हाट यू डू, you need to be बेशरम, you need to be बेशरम। हाँ, but and you can only do this when you have a lot of passion and you truly enjoy what you do. no agreed। मेरे को कभी उसमें शर्म नहीं आई। And I used to शर्म enjoy होगी that. तो फिर आप धंधा बना भी नहीं पाओगे एक्चुअली। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू बेसिकली सरवाइव। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल वाज कि इवन आई यूज्ड टू डू कैरियोकेज इन रेस्टोरेंट्स व्हाइल आई वाज डूइंग माय फर्स्ट स्टार्टअप। तो खुद की जेब में पैसे लाने के लिए मुझे कैरियोकेज करना पड़ते थे, जो कि मुझे एंड इवन द सेम थिंग आई यूज्ड टू एंजॉय। ठीक है, सो आई थिंक that's very important. आई थिंक you're right कि बेशरम बनना पड़ता है एंड यू नीड टू डू whatever it takes to basically achieve। so फिर कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज में मैंने ऐसे बहुत एक इंटरेस्टिंग आइडिया इनोवेट किया जो कि वहाँ पे बस बन गया था। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक असाइनमेंट होते हैं, तो असाइनमेंट रजिस्टर आते हैं 10-10 रुपए के, जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट कराने होते थे। राइट। और सबसे ज्यादा मतलब बच्चों का वही होता था कि कॉलेज में तो इफ यू सेव 1 रुपी दैट इज ऑल्सो गुड। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये जो असाइनमेंट रजिस्टर का वो होता है ना कवर, इसको एडवर्टीजमेंट स्पेस बना के बेच देते हैं। ओह, दिस इज गुड। तो जो कवर होता है तो वहां पे क्या उस टाइम पे बहुत सारे लोग वो जावा, .NET, PHP की वो कराते थे ट्रेनिंग। तो 6-6 महीने की ट्रेनिंग कराते थे, 30-30, 40-40 हजार रुपए बच्चे से लेते थे और कोडिंग सिखा देंगे और ये सब। तो एंड दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट कॉलेज के आसपास। राइट। दे यूज्ड टू मतलब पोस्टर लगा के, बैनर लगा के वहां पे, मतलब दे यूज्ड टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल कॉलेज के आसपास टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो आई वाज लाइक यार इससे ज्यादा तो तुम्हारे को अच्छी स्पेस मिल ही नहीं सकती, तुम पूरे टाइम बच्चे के सामने रहोगे 6 महीने तक, जब तक वो असाइनमेंट हो नहीं जाता। ब्रिलियंट आइडिया। और वो जो 10 रुपए का रजिस्टर है उसकी कॉस्ट सबवेंट हो जाएगी। तो मतलब वो 10 रुपए में 5 रुपए तुम दे दो, मैं 5 का वो रजिस्टर बेच दूंगा। तो 10 का रजिस्टर 5 का बिक जाएगा, तो मेरी दुकान की चल पड़ेगी, क्योंकि फिर सारे लोग वहीं आएंगे कि यार असाइनमेंट रजिस्टर तो यहीं से खरीदना है। तो awesome। और एक मैंने ये बेचा और एक मैंने वो बेच दिया आगे का, तो एक वही जावा .NET वाले को बेचा, पीछे भी किसी कॉलेज से रिलेटेड ही बेच दिया, और वो रजिस्टर की कॉस्ट मैंने आधी कर दी। और वो एक ऐसा हुआ कि उसके बाद वो वहां पे सबने कॉपी कर लिया। मतलब 2-3 साल में तो बच्चों ने असाइनमेंट रजिस्टर के ऑलमोस्ट पैसे खर्च नहीं बंद कर दिए, क्योंकि फ्री में मिलने लग गए थे। वेरी नाइस। ये तो बहुत ही सही, मतलब गजब आइडिया है। ये तो आपको दिस वाज माय फर्स्ट वेयर आई फेल्ट कि यार यहाँ तो अपन ने कुछ तो ऐसा किया है, क्रैक किया है, जिससे कि काफी अच्छा चला वो। नहीं, ये तो बहुत ही सही आइडिया है। एंड आई
when you were telling me this, I remember कि we were applying to YC, Y Combinator. There is a question that they ask कि what system you have cracked, जिससे आपने बहुत ज़्यादा business किया हो. So I think this is a perfect answer to that question. मैंने ये आंसर ही दिया था उस क्वेश्चन तो मेरा हमारा वाईसी में हो गया था. वी वर इन लाइक आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, समर बैच में थे हम 2 साल पहले. तो आई एक्चुअली गेव दिस वेरी एग्जांपल. It is a perfect answer. That question. It is a perfect answer for that question. Yeah. Absolutely. So अच्छा, तो आपको मतलब मनी का नॉलेज, जैसे आपने 11th में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मतलब आपको मनी का नॉलेज तो और पहले आ गया होगा. तो आपको मनी कब समझ में आने लग गया कि यार मनी इंपॉर्टेंट है, पैसा सेव करना चाहिए या पैसे को किसी तरीके से अचीव करना चाहिए? तो वो कैसे कॉन्सेप्ट आपको पता चला? आपकी फैमिली में बताया किसी ने, या ओवरऑल माहौल फैमिली का वैसा ही था? सर्कमस्टेंसेस ने ही सिखाया है तो कि सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. और बट सेविंग्स के लिए आपके पास मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम होनी भी चाहिए. तो इन फैमिलीज वेयर यू डोंट हैव इनफ टू सेव, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू अर्न विल हैव टू बी स्पेंट ऑन द बेसिक्स ओनली. तो वहाँ पे क्या है, यू डोंट लर्न अ लॉट अबाउट सेविंग्स बिकॉज यू आर जस्ट फाइटिंग टू मेक द एंड्स मीट. So that's where, so उस टाइम पे तो the idea was not to think about savings. The idea was to have enough money, Right. so that you don't have to think while spending on your basic necessities. Right. तो I think पूरा childhood and in fact half of the adulthood while I was doing all of this, तो उसी में निकल गया. Because see, ये जो business की मैं बात कर रहा हूँ ना, every year there was a lot of investment that was required. मतलब Right. एक शॉप में भी 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगता है इवेंचुअली अगर आपको वो करना होता है. I started with nothing. So whatever I used to earn, I had to invest it back here. So I think investment as a concept तो मुझे मेरी जब पहली जॉब लगी तब रियलाइज हुआ कि what now I should save something and why it is important to save. Right. उससे पहले तो I was just figuring out a way to basically have enough money. Increase the money. हाँ, to make the ends meet, because जितना पैसा एक्स्ट्रा बिजनेस से बन रहा था वो बिजनेस में इन्वेस्ट भी हो रहा था. Right. So there was no family savings as such at that point in time. बट Till आपको then. पैसा मतलब समझ में आ गया था बहुत पहले ही एक्चुअली कि पैसा बनाना इम्पोर्टेंट एंड मनी बहुत हैज अ जरूरी है. स्टैंडिंग इन दिस सोसाइटी. बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट सेविंग्स में I used to be like, यार you cannot rich by saving money. You can only become rich by earning more. राइट. So मैं इस हिसाब से शुरू करता था कि यार you need to have first enough money to be able to save first. राइट. And that stage came very later in my life. Very later. सो आफ्टर कॉलेज लाइक उसको जो आपका बिजनेस चल रहा था, सो उसका कंटिन्यू कैसे रहा? मतलब कंटिन्यू किया या कॉलेज के बाद जॉब चले गए? तो वहाँ पे क्या हुआ? कॉलेज के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था जॉब के साथ. एंड जयपुर में ही थी वो जॉब. तो बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन कि यार, तो उस टाइम तक क्या था कि ये थोड़ा डिसेंटली स्टैब्लिश हो गई थी. हाँ. और फिर मेरे को समझ में आ रहा था कि अब ये इसका सैचुरेशन भी होगा कहीं ना कहीं. तो आई वाज लाइक यार अब ये इस लेवल पे है जहाँ पे इवन माय फादर कैन टेक इट फ्रॉम हियर. फॉरवर्ड. या और अगर अब इसमें 10-15% साल का ग्रो करते हैं नहीं भी करते तो नथिंग मटीरियली विल चेंज. सो आई वाज लाइक यहाँ तक तो आ गए, अब इसके ऊपर क्या? राइट. मतलब हाउ विल यू रीच टू द नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल वाज कि यार अब 2x 3x फ्रॉम हियर, हाउ डू वी ग्रो? तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट द आंसर. बट मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है. तो आई यूज्ड टू, एंड जयपुर इज एट दैट पॉइंट इन टाइम फेमस फॉर लॉट ऑफ, अभी तो ये बोलते हैं सर्विसेज कंपनी, वेब शॉप्स, कि ये यूएस यूके में क्लाइंट्स होते थे और उन सब के लिए ऐप और वेबसाइट बनाते थे. अच्छा. तो दैट बिकेम IT सर्विसेज. IT सर्विसेज. तो जयपुर में बहुत सारी कंपनी थी जहाँ 40-50-100 लोग काम करते थे और IT सर्विसेज होती थी प्योर एंड प्योर. It was like you have to get projects online and then you have to deliver and you will paid, you salary पैसों में रुपए में देनी और आने डॉलर्स में. तो हमेशा ही बेटर रहेगा. एंड जयपुर में रिसोर्सेज भी चीप में थे. मतलब एक PHP डेवलपर आपको 15-20 हज़ार रुपये में मिल जाता था जो कि महीने की 2-3 वेबसाइट निकाल देगा. आप अगर $300, $400, $500 भी एक वेबसाइट के लेते हो
तो भी आपका 2x 3x का मार्जिन होता है. राइट. तो आई वाज लाइक यार ये करेंगे अब नेक्स्ट. बट तो ये आपने जॉब पर्सपेक्टिव से सोचा या बिजनेस पर्सपेक्टिव? बिजनेस ही था, बट हाँ. ये स्टार्ट कैसे होगा, हम्म. मतलब हाउ वुड आई नो कि ये क्लाइंट्स कैसे आ रहे हैं, कौन हाँ, क्या कर रहा है. तो right. उसके लिए आई हैव टू गेट इनटू वन कंपनी टू अंडरस्टैंड, हाँ. टू लर्न. एंड उस टाइम पे मेरे पास एजुकेशन लोन भी था. आई वाज लाइक यार मतलब एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में जा रहा हूँ, बिजनेस का तो पता नहीं, बट आई हैव टू पे द एजुकेशन लोन. तो आई वाज लाइक थोड़े टाइम जॉब करेंगे, एजुकेशन लोन पे करेंगे, सीखेंगे और फिर खुद ही का करेंगे. आई वाज वेरी क्लियर, करना तो खुद ही का ही है. क्योंकि आपको वो टेस्ट भी मिल चुका था. हाँ, खुद और का मेरे को करने समझ में वाला. आ गया था कि मेरा फन यही है. मतलब even if you don't pay me in business, though be I'll enjoy figuring out these smaller things, understanding कि कस्टमर को इस वक्त क्या आपको kick चाहिए, आती है. कैसे कस्टमर को, कैसे कंपटीशन को बीट करना. तो मेरे को मजा आता है ये सब करने में. नहीं, सही है, गुड. तो फिर मैंने जॉब की. एक कंपनी थी, उसमें मेरे को एज अ बिजनेस एनालिस्ट हायर किया उन्होंने. कंडीशन थी बहुत इंटरेस्टिंग कि 3 महीने में एक बार सैलरी देंगे. व्हाट? हाँ. तो व्हाई क्योंकि कंपनी की हालत टाइट थी. अच्छा. तो कंपनी के पास तो पैसे आपने ही जब नहीं ज्वाइन थे. किया था तभी ये कंडीशन तभी बोल दिया था कि यार सैलरी 3 महीने में एक बार ही आती है. और मेरी जॉब एंड दिस वाज अ नॉर्मल थिंग फॉर एवरीबॉडी. हाँ, लोग काम कर ही रहे थे. मतलब पहले वो ऐसे नहीं थे, कंपनी नोन थी जयपुर में, बट हाँ. उस टाइम पे उनका नहीं चल रहा था. अच्छा. तो वो टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे थे. तो उनका ऐसा नहीं था, वो बोल रहे थे कि एक्यूमुलेट हो रही है, हम देंगे तो सही जब क्लाइंट से पैसे आएंगे. मिलेगा मगर 3 महीने का ना? मिलेगा नहीं, 3 महीने का नहीं, 3 महीने पीछे चल रही है सैलरी. तो कभी आती है, कभी नहीं आती है. जब आती है तो 3 महीने पुराने वाले महीने की आती है. अच्छा, तो okay. थोड़ा ऐसे, बट हर महीने की आती है? कभी नहीं भी आती है, कभी 2 महीने नहीं आती है. तो वो 3 महीने 4 महीने भी हो सकता है. Got it. तो it was a ऐसा कुछ था. और daring situation for you to join. हाँ, मेरी सैलरी थी 9,000 रुपये महीना. हाँ. 8,333 हाँ. टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसाइज. तो और उसमें भी उन्होंने Which year was that? 2011 या 12. Okay. उसमें भी उन्होंने मेरे से बॉन्ड भरवा लिया. अच्छा. तुम जाओगे नहीं 1 साल पहले. बट मेरे को था कि यार सीखना तो है, और कहीं कुछ मिल नहीं रहा था मेरे को, बिकॉज कॉलेज में तो मैंने धंधा ही किया था. तो मैं घुस गया. बट वो भी है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल ये था. व्हाई आई सेड यस कि आपको क्लाइंटों से बात करनी है, आपको समझना है उनको क्या बनवाना है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट करना है, और फिर आपको डेवलपर्स को वो रिक्वायरमेंट देनी है, और फिर आपको इंश्योर करना है कि डिलीवरी हो. ये तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर है. हाँ, इट्स अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एंड आई वाज लाइक यार यही रोल मुझे चाहिए, बिकॉज दिस विल टीच मी एवरीथिंग राइट फ्रॉम स्टार्ट टू डिलीवरी. तो मैंने वो किया 4-5 महीने जयपुर में ही किया. फिर एक और कंपनी थी दिल्ली की, तरंतुला करके, वो भी बीए ही हायर कर रहे थे. वो ये चलाते हैं अपने इंडस टावर, जो ये टावर्स लगाती हैं मोबाइल कंपनियां. उसमें इंडस टावर करके एक कंपनी है, उसके वो वेंडर थे. तो उन्होंने बोला कि उनका एक इंटरव्यू निकला हुआ था. मैंने इंटरव्यू दिए, तो उन्होंने मेरे से बोला कि रिलीविंग चाहिए होगा. मैंने बोला वो सब तो मिलेगा नहीं, मैंने बॉन्ड भर रखा है, बट तुम इंटरव्यू ले लो जितने लेने हैं. तो उन्होंने 6-7 राउंड लिए, फिर उन्होंने क्लियर कर दिया. तो मैं गुड़गांव चले गया. वहाँ पे वो 24-25 हज़ार रुपये देने लग तो गए. आप पहली बार, बट पॉइंट टू नोट हियर इज कि यू have never been outside of Jaipur. This is the first time that you are. I stayed outside Jaipur. हाँ. I've been to outside Jaipur, No, but that was the first time I've stayed out. I stayed outside. मतलब आप डे स्कॉलर से हट चुके हो, अब आप जा रहे हो पहली बार वो सब धंधा दुकान छोड़ के, और आप जयपुर से and that too like Gurgaon is a good place to be a corporate employee as. हाँ, वो मैंने 3-4 महीने किया. और बट यार मुझे ना वो जेल लगता था. मतलब इससे छोटा कोई शब्द है ही नहीं उस जॉब के लिए. एंड देन आई सॉ कि मेरा बॉस था एक, जो 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस था. एंड मैं बस आई वाज जस्ट क्वेश्चनिंग यार कैसे मैं एंजॉय करूं, क्योंकि स्टूडेंट लोन तो है ही. एंड फैमिली में भी एवरीवन वाज लाइक यार 1-2 साल तो जॉब कर, सीख, फिर बिजनेस करना इतनी जल्दी नहीं होता. 6 महीने हुए हैं, 2 जॉब चेंज कर चुका है. तो वो अलग प्रेशर था. बट मैंने उसको देखा और मैंने देखा यार 15 साल बाद ये तो मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता. वो जो मेरा बॉस था, नो ऑफेंस, बट आई वाज लाइक यार आई डोंट सी मतलब माई सेल्फ डूइंग दिस आफ्टर 15 years. Bigger ambitions. I was like whatever it is, but this cannot be my future. And I have a like by design a regret minimization framework पे काम करता हूँ. उस टाइम से I was like कि there is only one life, you have to have minimum regrets.
I was like, if I don't do anything right now, that I'll regret it forever. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जॉब छोड़ने का डिसाइड किया और मैं वापस जयपुर चले गया. ओह, एंड दिस वाज मतलब कितने दिन काम 3 महीने काम किया होगा मैंने. और यार वहाँ पे भी मेरे को मतलब सो फनी. तो क्या होता था, जहाँ हमारा ऑफिस था वो हाईवे के सामने था, NH8. तो NH8 से सारे जयपुर की बसें जाती थी. तो whenever I used to see a bus going to Jaipur, I used to feel like यार शायद मैं वहीं बैठ के निकल जाता हूँ. तो इतना मतलब इतना ऐसे वो नहीं होता कैदी को जैसे लगता होगा कि यार बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है. तो मेरे को वैसी फील आने लग गई थी. और तो वहाँ पे कोई एक्चुअली में कोई काम भी नहीं था. 2 घंटे काम करना होता था. चिल वाली लाइफ थी एकदम. कभी भी जाओ कभी भी आओ. बढ़िया एक MNC का ऑफिस मिला हुआ है. तो from an outside perspective, people in my college used to think, यार I have now settled in a good place. But inside I was not very happy. So then I decided कि I'll go back to Jaipur. So what happened when you reached Jaipur? मतलब फैमिली का ये था कि कुछ नहीं तो दुकान तो चलाएगा ही है. तो मतलब वो तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर ही चुका था कि भाई अब यहाँ तक आ गए हैं तो अभी दुकान तो चलती रहेगी. So they were not as worried because they were like कि भाई अब worst come worst you have to run the shop. Right. So that confidence I gained. But then I started कि यार अब सर्विसेज कंपनी चालू करेंगे. उस वक्त मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था. तो मैंने शुरू कर दिया. तो मैंने पहली कंपनी शुरू कर दी RR Technologies. It was a services company where we used to create website and apps for clients in US and UK. Very nice. वो चलाया मैंने 6-8 महीने चलाया होगा. फिर मुझे ये समझ में आया उसमें मतलब इतना था कि खर्चा निकलने लग गया था. 3-4 डेवलपर रख लिए थे. एक मेरा कॉलेज का ही फ्रेंड था जो बहुत स्ट्रॉन्ग टेकी था. हमारे उस टाइम पे हमारे कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग टेकी था. उसको मैंने कन्विंस कर लिया कि भाई मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा, मैं सेल्स करूंगा, तू डिलीवरी करवा देना. तो वो भी सही हो गया. हैंड इन हैंड तो वो चल रहा था हमारा. बट 6 महीने बाद उसने बोला कि यार इतनी मेहनत मेरे से तो नहीं होगी. क्योंकि हम क्या सैटरडे क्या धंधे वालों को कुछ नहीं समझ में आता. दुकान वालों को तो कुछ ही समझ में नहीं आता सैटरडे संडे. तो मैं तो 7 दिन लगा रहता था. नहीं उस लगे यार मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी, मैं तो जॉब ही कर रहा हूँ. तो वो निकल लिया और 3-4 लोग बचे थे टीम में. देन आई वाज लाइक कि यार ये दूसरों के लिए बना रहे हैं ना अपन, ये भी एक तरीके की जॉब ही है. मतलब ऑब्वियसली राइट. तो मतलब इसमें भी ये कहने को बिजनेस है बट मैं कर जॉब ही रहा हूँ. तो आई वाज लाइक ये भी नहीं चल रहा. तो देन आई वाज लाइक यार जब वो वेबसाइट और ऐप बनवा रहे हैं तो वो भी तो कमा रहे होंगे. तो जब मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ जिससे वो कमा रहे हैं, गजब लैडर. वाज अ वेरी नाइव. अब अभी आज की लैंग्वेज में इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेंगे. वेरी नाइव. तो यार मैं खुद के लिए क्यों नहीं कोई वेबसाइट और ऐप बना देता. 3-4 डेवलपर तो हैं ही अपने पास. राइट. खुद बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं. वो चल गई तो और ही अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो फिर मैंने सोचा कि खुद के लिए बनाएंगे. ठीक है. तो वहां से जो सो कॉल्ड पिवट की सर्विसेज कंपनी नहीं, अब हम प्रोडक्ट कंपनी है. तो उसमें मैंने मेरी पहली वेबसाइट लॉन्च की, searchusoffers.com. ओके. So funny. ये डोमेन था. ये डोमेन था searchusoffers.com. और वो डोमेन क्या था, अब प्रॉब्लम कैसे आई. तो न्यूज़पेपर आते थे रोज. तो न्यूज़पेपर में क्या है वो रिलायंस फ्रेश और ये कूटॉन्स और इन सब ब्रांड्स के ना ऑफर आते थे रोज. राइट. एंड आई वाज लाइक यार आज चीनी 2 रुपए सस्ती है. ये अखबार में आया है. अब अगर मैं अखबार में ऐड नहीं पढ़ूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आज रिलायंस फ्रेश पे ऑफर चल रहा है. एंड देन आई वाज लाइक यार इतने दुकानदार हैं मेरे आसपास, सबकी दुकान में कोई ना कोई ऑफर चलता है या कोई चला सकता है. और वही दुकानदारी वाला थोड़ा माइंडसेट था. तो एक ऐसी वेबसाइट बना देते हैं जहाँ पे ना मैं मेरे आसपास के शॉपकीपर्स के ऑफर्स डिस्कवर कर पाऊँ. ऑसम. तो मेरे बाजू वाली शॉप में अगर मोबाइल पे 1000 रुपए का डिस्काउंट है तो वो दुकान वाला न्यूज़पेपर में ऐड तो नहीं दे सकता. तो क्या मीडियम है, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं क्या. तो इसलिए नाम था searchusoffers.com कि अपने आसपास हाइपर लोकल ऑफर डिस्कवरी करो. नाइस. सो दिस वाज माय फर्स्ट. तो कितना स्टार्टअप बिल्कुल नहीं चला. क्योंकि मतलब चला फॉर वन रीजन. मतलब अब मैं ही सेल्समैन था तो मैं जा के लोगों से ऑफर लेता था, रजिस्टर पे ऑफर लिख के आता था, वेबसाइट पे चढ़ाते थे. जब लोग जाके पहुंचते थे तो वो दुकानदार बोलता था अरे वो तो हमारे लड़के ने ऐसे दे दिया होगा ऑफर, ये तो ऑफर है ही नहीं. तो बहुत डिफिकल्ट कम्युनिटी है टू डील विद. और उस टाइम पे तो ऑनलाइन पे लोग हंसते थे. मतलब जब मैं बोलता ना ऐसे वेबसाइट पे ऑफर डालेंगे तो हंसते थे. बट करते रहे. तो फिर एक और पिवट किया तो लोगों ने बोला ये नाम बहुत बड़ा है. तो फिर हमने नाम रख दिया offermandi.com. ओके, दिस इज गुड.
सो ये फिर ये देख के एक दो लोगों ने जैसे कॉपी भी कर लिया, एक ने रख दिया jewelryMandi.com, तो सबने अपनी अपनी जयपुर में 3-4 वेबसाइटें खड़ी हो गई मंडी के नाम से। बट इससे मेरे को समझ में आया कि यार पॉपुलैरिटी तो आ रही है। तो ऑफर मंडी ठीक ठाक चल रही थी, बट इतना भी कोई खास ट्रैक्शन नहीं था। तो ट्रैफिक कितना था वेबसाइट यार कोई रेवेन्यू नहीं था। एंड देन आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग अ लॉट, क्योंकि फिर अब 3-4 लोग हैं, उनकी सैलरी और कैसे निकलेगा, वेबसाइट से रेवेन्यू का कोई आइडिया नहीं था कैसे बनता है, बस लॉन्च तो कर दी। तो फिर एक दोस्त मिला ऐसे ही तुक्के में, मतलब स्वीट शॉप पे मैं कचौरी खा रहा था, तो वो मेरे स्कूल का फ्रेंड था, वो मुझे वहीं मिल गया। उसको मैंने बताया क्या करता हूँ, तो उसने बोला मेरा एक फ्रेंड है इवेंट मैनेजमेंट का काम करता है, तो एक काम कर उसके पास चल, उसके पास जयपुर के ना बहुत सारे ज्वेलर्स हैं, तो ज्वेलर्स तेरी वेबसाइट पे ऑफर भी दे देंगे और तेरे को पैसे भी दे देंगे। तो मैं चले गया उसके साथ उससे मिलने। दिस इज हाउ एक्चुअली इट हैपेंड। मैं गया, उसको मैंने बताया ये सब मैं कर रहा हूँ, वो है, तो उसने बोला यार ये सब अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। बट उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस वक्त कि ज्वेलर क्यों देगा कोई। उसने पूछा ये ट्रैफिक क्या है। उस वक्त आपकी वो होती थी एलेक्सा रैंकिंग होती थी, तो एलेक्सा पे आपकी रैंक कितनी है, अपनी तो कोई लाखों करोड़ों में थी। तो उसने बोला इस पे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर ना उसका 2-3 दिन बाद अलग से फ़ोन आया उसी बंदे का जिससे मैं मिल के आया था, कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुंबई में ना एक इवेंट हो रहा है एंटरप्रेन्योर्स का महाकुंभ, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अब ये दिसंबर का टाइम था, मेरे अकाउंट में 10-12 हज़ार रुपए थे, राइट, और जनवरी फर्स्ट वीक में सैलरी देनी थी, जिसका मुझे आइडिया नहीं था कैसे दूंगा। बट और इस इवेंट की एंट्री टिकट थी 7,000 रुपये। ओके, ये इंडियन एंजल नेटवर्क करवा रहा था, ओके, IAN, हाँ, और उनका एंट्री टिकट 6-7 हज़ार रुपये था। बट मुझे वो नाम में, और उसने बस एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे जो कि ये फंड करते हैं आइडियाज़ को, और उस टाइम तक ना थोड़ा हवा बनने लग गई थी इन्वेस्टर की। तो मुझे लगा यार आखिर ये लोग हैं कौन जो कि इन्वेस्ट करते हैं, मतलब दिस वाज द ओनली क्वेश्चन इन माय माइंड, हु आर दीज पीपल, बिकॉज इफ आई इवन बोरो मनी फ्रॉम समवन, द पर्सन विल नॉट गिव मी मनी विदाउट टेकिंग एनी एसेट और एनीथिंग फ्रॉम मी। ये कौन लोग हैं जो कि आते हैं और पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? लाइक ट्राई करते हैं। एंड देन आई डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे। ओके, 7,000 रुपये का इवेंट। अब इमेजिन अ पर्सन जिसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं है, कोई एक रैंडम लड़के ने बोला कि यार तू एंटरप्रेन्योर्स के महाकुंभ में चले जा, नाम अच्छा लगा और बस क्यूरोसिटी चुल कि यार ये लोग हैं कौन जो इन्वेस्ट करते हैं। एंड एक थोड़ा अनकैनी सा कॉन्फिडेंस था कि यार अगर किसी ने मेरी बात 15-20 मिनट सुनी तो मैं शायद कन्विंस कर सकता हूँ। वो एक बहुत समवेयर डाउन था, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, बट इट वाज देयर। तो लाइक लेट मी ट्राई। तो माय फादर वाज अगेंस्ट इट कि कुछ ही नहीं होता, सब पैसे बनाने के तरीके हैं, 7,000 रुपये एंट्री फीस है, ये वो। बट मैं निकल गया। वहाँ पे मेरे पास कोई स्टे करने का ठिकाना नहीं था, कुछ नहीं था। किसी एक रिलेटिव से बात की कि मैं वहाँ रुकूंगा उनके घर, टू सेव होटल कॉस्ट। लिटरली 3 लेवल रिलेटिव्स के वहाँ गया था मैं रहने, और 3 दिन वहाँ था। तो वहाँ पे जब लोगों से मिला तो समझ में आ गया कि यार ये तो अलग ही दुनिया है। तो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर थे, वो चेन्नई का कोई एंजल फंड चलाते हैं, इज़ अ वेरी गुड गाय। तो मेरी बात हुई उनसे, तो उनसे मैंने पूछा कि यार बताया मेरे बारे में, तो बोलते हैं अच्छा टेल मी व्हाट इज़ योर वैल्यू प्रोपोजिशन। एंड वो मेरे एकदम, मतलब मेरे को लिटरली आई रिमेंबर दैट फीलिंग, वो पसीने आए थे मेरे को। मेरे को लगा यार इसका ये क्या है, ये मतलब व्हाट इज वैल्यू प्रोपोजिशन। तो फिर ऐसे लोगों ने 3-4 सवाल पूछे और मेरे को लगा अपनी तो अलग ही दुनिया थी, दुकान ही चलानी पड़ेगी लिटरली। तो बट और ऐसा होता था कि स्टेज पे वो चल रहे थे, टॉक वगैरह होती थी, जैसे कोई बोलता था मैं इन्वेस्टर हूँ, वो स्टेज से उतरता नहीं था, उससे पहले भीड़ लग जाती थी लोगों का, कोई अपनी पिच डेक दिखा रहा है, कोई अपना विजिटिंग कार्ड शेयर कर रहा है और ऑल ऑफ दैट। अब उस भीड़ में यार मैं बहुत इंटिमिडेटेड फील कर रहा था। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम गुड कॉलेजेस, गुड बैकग्राउंड। तो आई फेल्ट दैट आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम हियर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू समथिंग विद देम। तो कैसे, मतलब फिर वहाँ पे मेरे को वो टी लैब्स करके टाइम्स का एक्सेलरेटर फंड था। टी लैब्स इज बेसिकली टाइम्स का। अच्छा, टाइम्स, तो वहाँ पे वो अभिषेक मित्र गुप्ता उस वक्त वो रन कर रहे थे, तो ही वाज देयर। तो वो स्टेज पे कुछ कर रहे थे, वो नीचे उतरे, मुझे उनके बारे में पता भी नहीं था वो कौन है, बट मुझे पता था कि ही वाज डूइंग समथिंग ऑन स्टेज, तो ही शुड नो मोर देन मी। तो फॉर आई डोंट नो, फॉर व्हाटएवर इट इज, अगेन इन हाइंडसाइट इट ऑल फील्स लाइक इट वाज सपोज्ड टू हैपन। ही वाज ऑन अ कॉल और वो अकेले खड़े थे। तो मैं बस उनके पीछे जाके खड़ा हो गया कि जैसे ही फोन रखेंगे मैं एक बार पकड़ लूंगा। मैं गया और मैं लिटरली जो offermandi.com का PPT बना के लेकर गया था, फिजिकल प्रिंट आउट। तो मैंने उनको प्रिंट आउट दे दिया कि ये मैं करता हूँ।
और उन्होंने 10-15 मिनट प्रिंट आउट देखा और उन्होंने बोला कि चल एक काम कर, तू दिल्ली आ जा परसों, दिल्ली बात करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा मेरे को पता नहीं आप कौन हो क्या है, तो उन्होंने बोला ऐसे टी लैब्स है, मैं वो रन करता हूँ, तू परसों दिल्ली आ। हालांकि मैंने बोला मैं ट्रेन से आऊँगा, मुझे टाइम लगेगा, तो मैं 3-4 दिन बाद दिल्ली गया। फिर दिल्ली में उन्होंने 1-2 घंटे मेरे साथ बैठे, समझा, और देन फिर मेरे को गौतम सिन्हा जो टाइम्स के CEO हैं उनसे मैं एक बार मिला, एंड ऑल दीज वर लाइक so good, true experience. And then T Labs decided to invest, and I was the only company at that point in time in T Labs with single founder and no IIM background. And I think that transformed my life forever. तो वो जो 6 महीने का उनका एक्सेलरेटर प्रोग्राम था ना, उसमें मैं बस वो जो डेल्टा था ना लाइफ में, वो बहुत कवर हो गया, क्योंकि अब जो बाकी बैच के लोग इन शॉर्ट्स वाले थे, ये चायोस के जो हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सो ये सब मेरे बैच के थे, हैप्पे, अंशुल एंड ये लोग मेरे बैच के थे। तो हम 6-7 कंपनियां साथ में थी, इनक्यूबेट हुई थी, हम लोग सबसे पुअर थे हालांकि उसमें, बट वो 6 महीने में आई थिंक द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड, एंड उसके बाद वो फिर नो लुकिंग बैक, no looking back, दैट्स right. हाउ इट हैपेंड। वेरी नाइस स्टोरी मनीष, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। सो आई विल जस्ट फास्ट ट्रैक इट सो दैट सो जेट के बारे में अब बताते हैं। हाउ डू यू मेट यश एंड Dineout में मिले। Dineout में मिले। तो we used to work together in Dineout. He was in sales, I was in product. And how you ended up in Dineout? तो टाइम ये जब नहीं चल रहा था स्टार्टअप, तो मैं अभिषेक के पास ही गया, उसमें मैं रेज नहीं कर पा रहा था उसके बाद एक्सेलरेटर राउंड के बाद, तो अभिषेक के पास गया, तो अभिषेक ने मुझे मितेन से कनेक्ट करवा दिया, राइट। और मितेन उस वक्त टाइम सिटी, सो मितेन, हु इज मितेन? मितेन संपत, जो अभी क्रेड में है, ही वाज कॉर्प डेव हेड ऑफ टाइम्स इंटरनेट बिफोर, और उससे पहले ही वाज बिजनेस हेड ऑफ टाइम सिटी, राइट। तो उस टाइम पे ही वाज हेडिंग द बिजनेस। अभिषेक ने मेरे को मितेन से कनेक्ट कराया, मैंने मितेन को बताया, तो वो हाइपर लोकल था ना, मैं मतलब ऑफर मंडी में थोड़े ऑफर कलेक्ट करता था, टाइम सिटी वाज अ वेबसाइट जो कि रेस्टोरेंट के ऑफर्स कलेक्ट करती थी, राइट। तो मितेन ने बोला कि यार ठीक है, यू कैन जॉइन अस एज अ प्रोडक्ट मैनेजर फॉर मोनेटाइजेशन। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था प्रोडक्ट मैनेजर करते क्या है, राइट। तो आई जॉइन टाइम सिटी जैसे ही मैंने ज्वाइन की उसके 6 महीने बाद डाइनआउट एक्वायर कर लिया टाइम्स ने, और टाइम सिटी का बिजनेस 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और पूरा फूड वाला बिजनेस डाइनआउट पे दे दिया, राइट। एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांजिशन आई जॉइन डाइनआउट, and so I was like the first product manager to join in Dineout also, working very closely with Sahil and Ankit, who were looking after product from Dineout perspective. तो बस ऐसे मैं Dineout में ज्वाइन किया, और Dineout में मैं 4-5 साल रहा। वहाँ पे एक्चुअली वो जॉब नहीं थी, इट्स लाइक एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद एंटरप्रेन्योर्स, दे गेव मी इनफ फ्रीडम, फुल एम्पावरमेंट, दे आल्सो अंडरस्टूड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वेयर आई केम फ्रॉम, सो साहिल गेव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट देयर। सो आई थिंक काफ़ी अच्छी जर्नी रही वो 4-5 साल की, फन वाली रही, काफ़ी बनाया भी, काफ़ी फेल भी हुए, और इसी ट्रांजिशन में यश और मैंने साथ साथ ही ज्वाइन किया था, उसने बॉम्बे में ज्वाइन किया था, मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया था प्रोडक्ट, वो बॉम्बे सेल्स टीम में पहला था, मैं प्रोडक्ट टीम में पहला था, तो उसने सेल्स ग्रो की, बॉम्बे सिटी खड़ी की, फिर पूरा साउथ खड़ा किया, फिर वो धीरे धीरे उसकी भी ग्रोथ वहाँ पे होती गई, मैं यहाँ प्रोडक्ट देख ही रहा था, तो मैं प्रोडक्ट में धीरे धीरे ग्रो होता गया, सो दैट्स हाउ इवेंचुअली हम लोग इन पैरेलल डाइनआउट में ग्रो हो रहे थे फ्रॉम द सेम पोजीशन, but in different departments, so we knew each other's strength also. Got it. So how did you basically came up to the idea of Zet, and like how did you decided you and Yash are going to build something together? So it was decided by actually Ankit and Sahil. I was looking for a co-founder, and Ankit and Sahil ने बोला कि यार I think यश से better co-founder को मिलेगा नहीं, because वो बॉस की नज़र से उन्होंने हम दोनों को ग्रो होते देखा है ना, तो उन्होंने एक्चुअली कनेक्ट करवाया कि साथ में एक बार देखो क्या हो सकता है। यश भी उस वक्त फिगर आउट करने की कोशिश ही कर रहा था, तो हमने 4-5 महीने साथ में काम किया विद नो कमिटमेंट। मैं स्टार्ट कर चुका था, मैंने ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टर्स को पिच कर दिया था, मैं ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टर से रिजेक्ट हो गया था, बट प्रोडक्ट लाइव था, कस्टमर्स थे, तब यश ने ज्वाइन किया। And this was Zet only, or This was one code. One code, right? This was at one that code, moment. At that point in time. Yeah. बट 3-4 महीने में उसको भी पोटेंशियल लगा, एंड वी ऑल्सो सॉर्ट ऑफ उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से वी वर सॉर्ट ऑफ गेटिंग अलोंग, तो वी डिसाइडेड चलो साथ में ही करते हैं और इसको अब साथ में बड़ा बनाते हैं। सो दैट्स हाउ वी started building, and that's how it became, but we know each other from last 4-5 years. It's just that we have not directly worked with each other. Indirectly we used to work, but in this तो with Ankit and Sahil we started working directly with each other, and then we realized कि यार actually बहुत ही ज़्यादा complementary skills हैं, तो बहुत ही सही होगा, and I think that's how it all started. And how did you came up with the idea of Zet? It was one code, तो one code का idea again
तो डाइन आउट न्यू यूज़र ग्रोथ हम लोग कर रहे थे और हम देख रहे थे कि हमारा सबसे अच्छा ग्रोथ चैनल ऑर्गेनिक है रेफरल है। मैं लाइक ये रेफरल है तो सही, बट एक दिन पता नहीं मुझे याद है मैंने अंकित से पूछा होगा कि आपका डाइन आउट का रेफरल कोड क्या है, एंड इज लाइक यार ये किसको याद रहता है, क्योंकि रेफरल कोड्स अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, किसी को याद नहीं रहते। तो आई वाज लाइक यार रेफरल इज सच अ इंपॉर्टेंट चैनल फॉर एवरी कंपनी, व्हाई दिस हैज नॉट बीन चेंज्ड। हाँ मतलब इस पे टैप क्यों नहीं किया? तो आई वाज लाइक यार थिंक अबाउट इट, अगर मेरा एक रेफरल कोड हो जो मैं सारी एप्स पे यूज कर पाऊँ और मैं जो मेरा रेफरल का पैसा है वो सेंट्रल वॉलेट में आए, तो मेरे रेफर करने की प्रोपेंसिटी कितनी बढ़ जाएगी। मतलब हर जो चीज़ मेरे को पसंद है मैं उसको रेफर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे उससे मोनेटाइजेशन होगा और कंपनियों के लिए रेफरल ट्रैफिक कितना बढ़ जाएगा। सो आई वाज एंड रेफरल इंडस्ट्री चेंज भी नहीं हुई थी, तो आई वाज लाइक एक वन कोड, कि एक कोड होगा जो सब जगह चलेगा। तो माई जैसे माई यूज्ड टू बी वन कोड, माई वन कोड यूज्ड टू बी 1@Manish, तो नाउ 1@Manish अगर तुम 1 mg पे लगाओगे तो तुम्हें दवाइयों पे डिस्काउंट मिलेगा और मेरे को कमीशन मिलेगा। 1@Manish अगर तुम डाइन आउट पे लगाओगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा, मुझे 200 रुपये कमीशन मिलेगा। 1@Manish अगर तुम द मैन कंपनी में लगाओगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, मुझे कमीशन मिलेगा। तो इट्स लाइक वन रेफरल कोड विच इज वेरी इजी फॉर मी टू रिमेंबर, आई कैन गिव इट टू एवरीवन इन सोसाइटी। एंड सो द आइडिया वाज कि यार अगर फॉर एग्जांपल एक और प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं चश्मे नहीं पहनता तो मेरे पास कोई इंसेंटिव नहीं है लेंस कार्ड रेफर करने का, राइट, बट कैन वी मेक इट different? So that's how one code started, and this was the idea. No, it is. Now I know why it was a one code. I was actually wondering when I heard one code कि क्या है one code and why one code. Now basically, so you and Yash kind of like started hitting Z. So what is actually Z now for the audience sake? So Z is an app for anyone to sell loans and credit cards. Right. That's it. So now लोन और क्रेडिट कार्ड एक्चुअली बेचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ये आती है कि इट्स द ओनली प्रोडक्ट जहाँ पे 98% टाइम्स यू विल बी अनसक्सेसफुल, बिकॉज इवन इफ द कस्टमर वांट्स टू टेक इट द ब्रांड विल नॉट गिव इट। तो हमने बहुत ज़्यादा इनोवेशन वहाँ पे किया है कि आप जब अपना कस्टमर ऐप पे ऐड करते हो तो हमारा 200 मिलियन डेटा पॉइंट्स के ऊपर एक इंजन बनाया जो कि रियल टाइम में बताता है कि इस कस्टमर को आप क्या बेच सकते हो। Right. हम जो डिसाइड करते हैं वही बेच सकते हो। फिर अगर आप लेट्स से आप किसी को रेकमेंड करते हो हमारे रिकमेंडेशन के बाद, और अगर वो रिजेक्ट भी होता है तो भी हम आपको रिजेक्शन का पैसा देते हैं टू कवर योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको 100 रुपये से 500 रुपये तक अगर रिजेक्ट हो गई क्रेडिट कार्ड की फाइल तो भी पैसा मिलता है। तो फ्रॉम एक्सेस टू कस्टमर मैनेजमेंट टू प्रोडक्टिविटी to incentives to pay out, in everything you need to go very deep and do a lot of innovations. तो हम basically वो पूरा अभी प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, and I think it is the largest platform in India right now in terms of number of agents selling credit cards. So आप मतलब because you have been connected with folks who are actually in tier 2, tier 3 cities and they are selling credit, right? Credit products to other folks. So what do you think, like how credit is going to change India? How credit is going? I think credit is going to change the spends in India. And India की जो इकोनॉमी है, GDP है, वो consumption led है. तो 60% of our GDP is consumption driven, if I'm not wrong. Right. And for that, I think credit is playing a very important role. And so India में consumption has to grow, but it has to be in control. That should not go out of control, and that is the reason why RBI last month have gone and asked everyone to go slow in small ticket personal loans. But I think credit is going to play a very important role in the growth of the country, in our dream of getting to 5 trillion economy, because a lot of that will come from consumption, and consumption may a lot come when you get credit. And as a responsible person you repay that credit. So I think that cycle is very, very critical, and it is going to play a very, very important role. What is the one thing that you want to suggest the people who are taking loan and credit? Yeah, be responsible while taking, because क्या होता है वो instantly you just feel like यार 1 लाख रुपया दे रहा है तो ले लेते हैं, है ना? And then ideally it should be the reverse. You should first understand that वो 1 लाख रुपया किसी cost पे आ रहा है, your capacity to repay that, and even if you have that capacity, the money
wherever you are spending that money, you have to be bit mindful of that. Just because you are getting credit and you are buying everything does not mean that you are doing the right thing. So you have to be bit mindful and conscious about while you are taking credit for anything, and spend that money more wisely than the money that you have invested anywhere. Thank you for sharing that, Manish. I'll switch gears to now we have been there कि Z क्या है, आप यश से कैसे मिले, आपके जो co-founder हैं, and आपकी professional journey कैसे रही, बचपन कैसे बीता. I'm switching gears to the current life, है ना. So where do you spend your free time? Mostly reading, or I think one thing which I do which helps me a lot is that for hours I just sit idle. And at that point in time I might write something if I'm feeling like, although I do it very rarely, but I just sit idle. And sometimes I don't even realize that I've been sitting like this for last 2-3 hours. My wife used to tell me कि तुम 2-3 घंटे से room में हो. But that helps me a lot in decluttering my mind, reevaluating the priorities, and think through all the challenges and difficulties that I am going through at that point in time. So I think that is a very, very critical time for me. So I actually love doing nothing when I have free time. Nothing means absolutely nothing. And that's the best time that I spend with myself. Great. You're married, as you said, you have a wife. So you have kids as well? Yeah, 1.5 years old son. Oh, nice. तो अभी तो मतलब 3 साल पे आई थिंक स्कूल जाते हैं, राइट? अभी हाँ, तो 2 स्टार्टअप है मेरे. दोनों की एज बराबर सी है. एक जेट और एक मेदांश. तो दोनों इट्स नॉट नो लेस देन अ स्टार्टअप. हाँ, नाम तो बहुत ही अच्छा है. हाँ. सो आपने रखा या वाइफ ने रखा? उसी का डिसीजन था. सो अब फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? अब आप मैरिड हो, पहले तो क्या कहते हैं आप सिंगल थे जैसे, तो अब आज आपकी लाइफ में फैमिली ड्रिवन है, तो कैसे फाइनेंशियल डिसीजन डिसाइड होता है? यार, एज अ कपल आई थिंक इट्स वेरी म्यूचुअल. शी इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू वेयर द मनी शुड बी स्पेंड एंड हाउ मच शुड बी स्पेंड. शी अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ सेविंग. तो it's not one person. I think almost every time we both agree, and if someone does not agree, then we try to avoid that decision. But almost every maybe purchase or whatever financial decision we tend to do this in parallel or together. Which is the latest buying decision? Because you're talking about financial decisions, right? And you said that you are kind of taking it together. So which is the biggest thing that you have purchased till now, abhi currently? As a couple? As a couple, हाँ. Recently कुछ बड़ा purchase. And what is the definition of बड़ा purchase? बड़ा purchase can be like a car, a bike, a home, or even let's say home interiors. Travel गए थे कहीं experience करने. तो मतलब 1-2 लाख रुपए खर्चा किया है, और उसका डिसीजन कैसे लिया है? मतलब कितना टाइम लगता है? हमने ऐसा कोई बड़ा स्पेंड किया ही नहीं है. हाँ. So we are very frugal as a couple. But I think वो ट्रैवल पे स्पेंड होता है जहाँ भी होता है. And she decides the place. Because as I told you, like I am that sort of a person who can enjoy anything anywhere. Anything anywhere I can enjoy. I have no hard choices. And that actually makes other comfortable who are around me, because I am very chill to go guy in any situation. So she decides, we go, we travel. And like कितना दिन पहले आप डिसाइड करते हो कि यहाँ जाना है? 2-3 महीने पहले डिसाइड हो जाता होगा. हाँ, बट ऐसे अभी टिकट सस्ते मिल रहे थे तो हमने बाली की टिकट 8 महीने पहले ले लिए. और मैं जाना जुलाई में. बट मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल तो आई थिंक 6 मंथ पहले, या पहले ऐसा नहीं था मैं, बट अभी वो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स थे, एक्सपायर हो रहे थे तो वो हमने ले लिए. तो वैसे ऐसे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो 1-2 महीने पहले से ज़्यादा प्लान नहीं कर पाते, बिकॉज सर्टेनिटी नहीं रहती ना. मतलब 1-2 महीने इज ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर यू टू प्लान. Great. So you are not planning to buy a car or a home, or you have already bought? मतलब I have एक होम लोन चल रहा है मेरा.
ऑलरेडी, That is जयपुर जयपुर में। वाला। हाँ, और तो कोई और अभी सिर्फ एक ही एंड दैट इज objective लाइक है। मतलब जो आपका फैमिली होम है, जो आपने अभी हाँ। पेरेंट्स वहीं रहते हैं। हाँ, और कोई अभी सिर्फ धंधा बनाने का प्लान है, दैट्स द ओनली थिंग। सो हाउ डू यू डिवाइड योर स्पेंड, योर फैमिली स्पेंड, एज इन कि किस तरीके से कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज में पैसा भी खर्चा होता है, एंड कितना आप मतलब अप्रोक्सीमेटली सोचते हो कि यार इतना तो बचा लेना चाहिए एंड बाकी ठीक है स्पेंडिंग में जा रहा है जहाँ जहाँ जा रहा है, एंड कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं? हाँ, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई फील दैट आफ्टर पेइंग EMIs, rent and basics, I should be saving 40 to 50%, 40%, because I throughout the life never got a chance to save a lot of money, but now it's important. So I tend to save 30 to 40% of what I get, and rest of it is spent on mostly on essentials, or the only thing that we do outside essential is travel. So that way we are very responsible and frugal couple, I would say. And We what don't do you, spend too much yeah, partying, going outside, etc., etc. Also, she loves eating, so we go out. We have like good places where we eat, but that is हाँ manageable. मतलब that is also important to enjoy हाँ, life हाँ, at the that is moment, correct? manageable. Yeah. हाँ मतलब वो तो for sure, and Bangalore having good places to visit as Yeah, well. yeah. Good places to visit, good places to eat, good vibe. I think all of that is very good. So people joining in your team or company, new jobbers basically, do you have any certain advice for them how or like कि save करना चाहिए, like you are saving around 40 to 30%, right? People who are actually a new jobber, do you have any advice for them? हाँ, मतलब I think I have made this mistake in when I got my first job. For first 2-3 years I saved nothing, and I still regret it, because उस टाइम पे अगर मैंने सेव किया होता ना, तो it would have given me some more comfort while I was thinking of starting up again. मतलब मैंने शायद 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया होता अगर मेरे पास थोड़ी और सेविंग्स होती तो, एंड दैट 1 year play a very important role in your life. So how much you earn, just consider that you are only earning 70% of that, and spend accordingly. 30% minimum, 20 to 30% minimum, and this applies to people who earn above 40 to 50,000, because यार इससे कम में ना you suffer a lot in the quality of life in the beginning. You see your friends and it is then फिर क्या होता है, वो नेगेटिव लूप में भी चले जाते हो कि आपके फ्रेंड्स कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको 20-30% बचाना है, अगर आप 40-50 हज़ार रुपये नहीं कमाते हो. इट इज़ वेरी नेचुरल, वेरी ह्यूमन. तो अगर वैसा नहीं है तो पहले तो यही फाइट मारो कि कैसे 50,000 रुपये महीने से ऊपर कमा सकते हो, बिकॉज below that, even if you save 10,000 or 15,000, at some point in time it might impact you negatively, and I have gone through that as well. So it's like a very personal experience. So पहली फाइट तो यही मारनी चाहिए कि एक बेसिक इनकम लेवल कैसे अटेन किया जाए, एंड उसके बाद you should think of at least saving 20-30% of what you earn. That is going to help you in the long run, and that discipline and that habit is also very very important. उसके अलावा more than saving, I think one thing which has helped me is mindful spending. Right. ये इन दो चीज़ों में बहुत फर्क है. क्योंकि आपने 30% सेव कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 70% पैसा उड़ा सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये. तो अगर आप माइंडफुल स्पेंडिंग कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग कर रहे हो, देन इवन दैट 70% कैन बिकम 80%. You some of the spending should always be like an investment. Like you read something, you subscribe to a podcast, you do something where you need to upskill yourself. Like as a developer, as an engineer, you have to invest in AI and ML. You have to invest in futuristic technologies. This is an investment that you are doing. So this is a mindful investment for your future. राइट. तो वो आप 70% भी कहाँ खर्च कर रहे हो, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट वो 30% बचाना है. और इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा. एंड आई थिंक द वर्स्ट पार्ट इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज दैट वी डोंट एम्फेसाइज, वी डोंट टीच पीपल हाउ टू बी मच मोर डिसिप्लिन्ड विद योर मनी. ये हमारे कहीं एजुकेशन में कवर नहीं होता. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. And like how do you invest, or meaning like आप let's say 40% आप अपना, you were saying that you save, right? Which are the assets that you basically invest on a regular basis, like, or has worked for you? I only prefer mutual funds.
because everything else is a distraction for me. I've tried in COVID F&O because उस टाइम पे there was a different wave. 3 दिन कमाए, चौथे दिन सब चले गए. तो and then I have realized कि I'm a very impulsive person. Like in some situation, so people like me cannot do well when you have to trade, and then every time you trade, you are taking that attention away from your work. Right. So where I have to be very much involved in what I am building right now, the only investment that works for me is mutual fund. तो वो जो 40% में इन्वेस्ट करता हूँ उसका 99% म्यूचुअल फंड है. 1% भी कभी कोई IPO आ रहा है तो लगा लिया, कभी थोड़ा FD में इन्वेस्ट कर दिया, उस टाइप के रहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हैपन इन म्यूचुअल फंड. Got it. So basically, mutual fund, FDRDs are your major investment styles. Okay. I think there is a new concept which people are actually trying to highlight in some way, and basically we are also like pro that, is as you said, ki mindful spending, right? So do you think like is it important to basically save for a goal and then rather basically taking credit which you cannot pay? See, point is, if I want to buy a car, probably I will be buying it through a loan, but I will also try to save for my down payment so that I am able to like decrease my EMI amount, so that I am able to like enjoy my life as well. So like do you believe in those kind of basically ideology कि मुझे एटलीस्ट इतना सेव कर लेना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, सो दैट आई एम even if I am taking a credit, I am comfortable in doing that? Before taking credit, you have to be very clear that if tomorrow your earning stops, you should have a way to pay that back. If you don't have that, then at some situation, especially in times like these when things are very uncertain and you are doing a job which the situation can change anytime, it can actually hurt you more. So having enough investments which can cover the needs that you have, like the credit that you are taking or can take for at least 12 to 18 months. I think the mental framework that I use is that if you don't earn from 18 months from now, then are you in a position to basically cover all your expenses, which could be your EMI and your basic household expense. So until and unless you have not reached to that point, I would not go out and spend too much, or at least in something which can be avoided. Once I have at least 18 months of runway where I don't have to struggle for the fixed expenses, until that point in time I will not do any big decision or will not take any big decision. But after that, it gives me a comfort कि उसके बाद फिर like what time frame, like how much money do you have, it's very subjective, what is the need, etc. में then you can sort of think about it. But if you don't have 18 months, in fact some of my friends are starting up, so the only thing that I tell them is कि अगर if you don't have 18 months, then you should not do this. Otherwise यार पता भी नहीं लगता 6-8 महीने कब निकल जाते हैं, और उसके बाद से ना वो अननेसेसरी का प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, और फिर आप उस प्रेशर में कुछ नहीं कर पाते, because it works opposite. So this was like a company runway you were talking about? Your individual runway. It applies to both company and मतलब अगर कंपनी के पास भी 18 महीने से कम का runway है तो you will not do any big hire, you will not do any big marketing campaign, you will try to sustain, you will try to create value from the existing customer's point of view. Absolutely. It applies to both. Yeah. So I think what the concept that you were talking about was mostly people call it a rainy day saving or an emergency fund. That's a better word. Basically to have. I think everybody in the audience should basically try to have, I think whichever guest that we had, mostly they were saying that okay, at minimum 6 months, and ideally it should be 12 months at least. I think that is and you are saying 18 months. 18 months is a superb runway or a emergency fund a person can basically achieve too. Yeah. I used to say 12 months, but in last 1 year my mind has changed. Okay. Because there are situations which can last for 12 to 18 months, as we are seeing in the current macro. Right. And then at that point in time you feel helpless. So 18 months is at least. Gives you enough comfort.
today's market, seeing today's market, 18 month is a better runway to have. So I know this will sound a little awkward to you, and I know that you would have not planned for this, but what are your actual retirement plans? What do you see as a retirement goal? What do you mean by retirement? As in like कि हाँ ठीक है अब मैं chill कर सकता हूँ. I've not prepared myself for that stage at all. मतलब I या इतना always पैसा want- होगा तो मैं chill कर लूँगा, let's say. मैं उस स्टेज से ऊपर आ चुका हूँ. So मतलब I am lucky that I am doing what I am passionate about. I am not doing it for money. I'm very clear. I am doing it because I truly love doing this. And I say this like, and I thank God for it, because I am among very few who are able to pursue their passion. Because this is my passion from childhood. Building business. That we have heard. 2000%. तो मेरा रिटायरमेंट यही है कि मतलब I am doing something which I love doing. And this is something which I'll continue to do irrespective how much money I have. Irrespective. Absolutely. So tomorrow if I get, which we will, tomorrow if we go public, and at that point in time I should have a lot of money, but I will continue to build businesses, value for customer, because that is something which keeps me alive. So there is a thing called what makes you wake up every day and what keeps you alive, right? I think There is Steve a Jobs- difference between Steve living Jobs and being used to- alive. Yeah. So whatever I am doing right now keeps me alive, and I would never want to discontinue it for whatever it is. Makes sense. So I think my last question to you is basically, so how do you basically have, actually, what is the mantra of you having a better financial life or a balanced financial life? What do you? Mindful spending. It is a very underrated thing. People don't emphasize a lot on this. I have seen people in my family buying like हर महीने 2-3 कपड़े, 2-3 ये, हर एक साल बाद for no reason changing phone. There's nothing has changed, but you're spending more. All of this, I think, is a disaster when it comes to having, when it comes to reaching to a point where you are financially unbreakable. So that is one thing which I sort of tell everyone, that it's not just about saving. Whatever you are spending, you have to spend it mindfully. And at the same time, if you are taking credit, do take credit. We are not saying don't take credit. Do take credit, but responsibly, so that you can repay. Absolutely. Okay. Thank you so much, Manish. Thank you so much. It was really enjoyable session. सबसे अच्छा जो आपका बचपन वाला पोर्शन था, बहुत ही मजा आया बात करके आपसे. Thank you so much for coming. Thank you.